नमस्कार दोस्तों, आज का दिन है 4 अक्टूबर 2022 और हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जो खबर मुझे लगी वो है पीएम गति शक्ति योजना से संबंधित। दूसरी जो खबर है वो है प्रचंड हेलीकॉप्टर। तीसरी जो न्यूज है वो है नोबल प्राइज 2022 से संबंधित। और चौथी जो न्यूज है वो है रीवा रायपुर, यहां से कुछ सिक्के या मुहरें प्राप्त हुई, इससे संबंधित न्यूज है। पहली न्यूज है पीएम गति शक्ति योजना। तो ये क्या है? पीएम गति शक्ति योजना ये एक अधोसंरचना विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, गति शक्ति। अब गति शक्ति का मतलब क्या है? हमको गति को शक्ति देना है। सीधी सी बात बोले अगर तो गति का मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना। और भारत में ऐसा माना जाता है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस पीएम गति शक्ति योजना के तहत हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। फ्री मूवमेंट, हम तेजी से मूवमेंट कर सकें, मूवमेंट का कॉस्ट कम हो, बीच बीच में हम आर्थिक गलियारे वहां बनाएंगे। कुल मिला के अर्थव्यवस्था को गति देने, निवेश को बढ़ावा देने और जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको कम करने के लिए ये योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक का मतलब और कुछ नहीं है, माल ढुलाई, सरल शब्दों में। इसको हमको कम करना है, ठीक है। निवेश को हमको बढ़ाना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। तो इसकी योजना है पीएम गति शक्ति योजना। अभी क्या इसमें खबर आई है? ये योजना इस कॉन्सेप्ट पर आधारित थी कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो उसमें कई प्रकार की क्लियरेंस लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस है, पीडब्ल्यूडी से क्लियरेंस है, एनएच डिपार्टमेंट से क्लियरेंस है, कई प्रकार के डिपार्टमेंट रहते हैं। तो क्लियरेंस में इतना समय चला जाता है, उसमें करप्शन होता है, कई प्रकार की चीजें हैं। तो हमने 16 इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मंत्रालयों को साथ लाया, ठीक है। और 16 मंत्रालयों को साथ लाके उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, आर्थिक विकास से संबंधित है, उनको तेजी से क्लियरेंस दिला पाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि खबर यही है कि अभी भी इसमें हमको और सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति योजना को याद रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। हम चाहते हैं कि 100 लाख करोड़ का निवेश, कितने का? 100 लाख करोड़ का निवेश जो अभी जा रहे हैं चीन, वो चीन से कहां आ जाए? चीन से वो आ जाए भारत आ जाए, क्योंकि जो वैश्विक कंपनियां हैं वो चीन से भी बाहर निकलना चाह रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर। प्रचंड जो है वो एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वायुसेना को दिया जाने वाला पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और इसका निर्माण किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कहां है इसका मुख्यालय? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। HAL ने इसका निर्माण किया है। ये किसको दिया जाएगा? वायु सेना को। स्वाभाविक सी बात है, वायुसेना के प्रमुख कौन है अभी? वी आर चौधरी,
ठीक है, VR चौधरी। तो क्या बोलते हैं वायुसेना के प्रमुख को? एयरफील्ड मार्शल, ऐसा बोलते हैं ना, एयरफील्ड मार्शल। अच्छा, एक होता है एडमिरल, नौसेना प्रमुख। ठीक है, यहीं पर मैं आपको याद दिला दूं, अभी अभी हमारे दूसरे CDS बनाए गए हैं। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरे CDS जो है वो कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, एक बार और अपन चर्चा किए हैं, इसको याद रखेंगे ना, अनिल चौहान। ये 3 स्टार है, ठीक है, जबकि ये 4 स्टार की रैंक है, तो ये 3 स्टार है अनिल चौहान, इसको याद रखेंगे। अगली न्यूज पे आते हैं, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जा चुके हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार। पहला है चिकित्सा, चिकित्सा मतलब मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये किसको दिया गया है? नाम है स्वांते पेबो, ठीक है, ऐसा है PAABO, एक के ऊपर 2 डॉट, एक के ऊपर 2 डॉट, ठीक है। स्वीडिश व्यक्ति हैं स्वांते पेबो, ठीक है, स्वांते पेबो। नाम ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय कभी कभी CGPSC और व्यापम में इनके क्षेत्र से प्रश्न पूछता है कि किस क्षेत्र में दिया गया, किस उपलब्धि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो स्वांते पेबो, इनको क्यों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला? क्योंकि इन्होंने मानव विकास के क्षेत्र में योगदान दिया। ठीक है, बड़ा सरल सा स्टेटमेंट है, मानव विकास के क्षेत्र में योगदान दिया। क्या किया? इसने बताया कि हमारी जो प्रजाति है, ठीक है, 2 शब्द मैं लिख रहा हूं यहां, उसके बाद समझाता हूं उसको। मानव विकास के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? इसने बताया कि जो निएंडरथल्स हैं, और डेनिसोवन्स, इनका जो DNA है वो होमो सेपियंस से रिलेटेड है। एक शब्द याद रखेंगे, DNA, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक करके समझाता हूं। सबसे पहले होमोसेपियंस क्या है? होमोसेपियंस है आधुनिक मानव प्रजाति। हम लोग, आप और हम कौन सी मानव प्रजाति के हैं? जिसको नहीं पता उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताना चाहिए कि मानव की भी बहुत सारी प्रजातियां मानी गई हैं। हम लोग, जैसे हम लोग एक प्रजाति हैं और गाय एक प्रजाति है, शेर एक प्रजाति है, उसी प्रकार मानव की भी अलग अलग प्रजातियां मानी गई हैं। अभी जो वर्तमान मानव है वो माना गया है होमोसेपियंस, ठीक है, बुद्धिमान मानव, होमोसेपियंस, ठीक है। अब ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी थ्योरी है कि हमसे पहले, मतलब होमोसेपियंस से पहले भी कुछ मानव प्रजातियां यहां पर रह चुकी हैं, ठीक है। तो उन्हीं प्रजातियों में से एक का नाम था निएंडरथल्स और दूसरे का नाम था डेनिसोवन्स, ठीक है। तो निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स, तो हम लोग अभी तक ऐसा मानते आए थे कि एक रेखीय मॉडल है। पहले निएंडरथल्स आए होंगे, मतलब ये एग्जैक्ट क्रम नहीं है लेकिन उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। निएंडरथल्स आए होंगे, फिर डेनिसोवन्स आए होंगे, उसके बाद होमो इरेक्टस आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा? होमो सेपियंस आया होगा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये था पहले, इसको खत्म किया गया इसके द्वारा, तो ये आ गया दूसरा। अब इसको खत्म किया गया तो ये आ गया तीसरा। अब इसको खत्म किया गया तो ये आ गया चौथा। क्योंकि हम लोग क्या है, लड़ाई झगड़ा का इतिहास लिखने में हमको मजा आता है, अच्छा लगता है, सभ्यताओं का लड़ाई, सभ्यताओं का अंत। जैसे हम बोले कि हड़प्पा सभ्यता भारत में थी, तो हमने ये थ्योरी दे दी कि हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुई, मतलब उसको जब आर्यों ने आके आक्रमण करके खत्म कर दिया, तब आर्य यहाँ पर आए। तो उस तरीके से हमारी आदत है लिखने की, लेकिन समय से जो रिसर्च होती है उससे ये सब थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये थ्योरी अब इस रिसर्च के आने के बाद फेल होती दिख रही है कि भाई ये लोग को खत्म करके ये नहीं आए, बल्कि ये दोनों के DNA इनमें मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब निएंडरथल्स का भी DNA और डेनिसोवियंस का भी DNA दोनों होमोसेपियंस में मिल रहा है।
तो ये रिसर्च है, अगर समझ में आया हो तो इसको याद रख लेंगे, नहीं समझ में आया तो एक शब्द याद रखेंगे, डीएनए। डीएनए क्या है? वो अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, ठीक है, जो हमारे वंशानुगत लक्षण हमको मिलते हैं उसका वाहक है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए शब्द को याद रखेंगे और ये दोनों को याद रखेंगे, निएंडरथाल्स, डेनिसोवंस, इनका डीएनए किसमें मिला है? होमोसेपियंस में मिला है, इतना को याद रख लेंगे। ये चिकित्सा का नोबेल हो गया। नाम थोड़ा सा देख लेना भाई, पेय से याद रखना, पेय मतलब क्या होता है? एल्कोहल, और एल्कोहल से क्या बनती है? दवा, ठीक है। तो दवा, चिकित्सा, पेय से याद रखना, एल्कोहल, पेय, ठीक है। अब दूसरा नोबेल की कैटेगरी दूसरी और मिल चुकी है, ये है फिजिक्स में, फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल, ठीक है, फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल। तो ये मिला है 3 लोगों को, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। एलन आस्पेक्ट, एलन आस्पेक्ट, दूसरा जॉन एफ क्लॉजर, तीसरा एनाटॉन ज़ीलैंडर, ज़ीलैंडर, ऐसा ज़ीलैंडर, ठीक है, एनाटॉन ज़ीलैंडर, एंटॉन ज़ीलैंडर, एंटॉन ज़ीलैंडर। देखो थोड़ा कठिन नाम है, तो ये एलन आस्पेक्ट, ठीक है, पहला आस्पेक्ट से याद रख लेना कि फिजिक्स का सारा आस्पेक्ट क्लियर होता है तब समझ में आता है हमको फिजिक्स, आस्पेक्ट, ठीक है। वे जॉन एफ क्लॉजर कैसे याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो जॉन एफ क्लॉजर, भाई वो जो अब इसको क्लॉजर को कैसे याद रखोगे, इसको देखो भाई, मेरे को कुछ ट्रिक समझ में आया नहीं इसके संबंध में। और एंटॉन ज़ीलैंडर, इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, समय से ट्रिक अगर आएगा दिमाग में तो बताऊंगा इसको, अभी 2-3 बार बोल के याद रख लो। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटॉन ज़ीलैंडर, ठीक है। ये क्या था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अब क्यों मिला है इनको? इनको मिला है क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च के लिए, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च के लिए मिला है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, भौतिकी। अब क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये सब पढ़ते हैं ना, एटम का संरचना होता है, बीच में उसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, ऐसा पढ़ते थे ना, एक सिंपल मॉडल एटम का पहले पढ़ते थे ना जी, ऐसा, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है जिसका कोई चार्ज नहीं है, इधर रहता है क्या? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को घूमते रहता है। तो ये सब जो है ना, ये सब क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक ऑब्जेक्ट आता है लाइट में जो रहता है, फोटॉन, ठीक है, फोटॉन, ऐसा माना जाता है कि लाइट का छोटा छोटा टुकड़ा फोटॉन रहता है। तो बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स किससे डील करता है? मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा से डील करता है, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ का मतलब ये सब हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, और ऊर्जा, ठीक है, मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग विज्ञान पढ़े होंगे तो आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, E = mc², मतलब एनर्जी = मास इंटू c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। क्वांटम फिजिक्स का मतलब पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित है, और पदार्थ और ऊर्जा को जोड़ के बड़े बड़े चमत्कार किए जा चुके हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटर का बनाना। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर से भी तेज जो कंप्यूटर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो है क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर आपके जो कैलकुलेशंस है उसको कई गुना तेज रफ्तार से कर सकता है। अब ये ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों जो खोज किए हैं, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटॉन ज़ीलैंडर, ये तीनों जो खोज किए हैं, ये खोज जो है
इसको बोला गया है एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट। एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट की खोज की ये लोग। ऐसा समझ लो, एंटेंगल्ड मतलब क्या होता है, ऐसा गूथा हुआ, ठीक है, मतलब एक दूसरे में लिपटा हुआ, गूथा हुआ। एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट की खोज की है, मतलब दो पदार्थ आपस में ऐसे एंटेंगल्ड है कि वो किसी एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। और इस खोज के बाद ये क्वांटम कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को कई गुना ज्यादा तेज, कई गुना ज्यादा एडवांस अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को और देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रीवा रायपुर, है ना। तो रीवा रायपुर में क्या मिलता है आपको, सिक्के मिले। कितने साल पुराने सिक्के मिले हैं, 2400 साल पुराने सिक्के मिले हैं, ठीक है। रीवा रायपुर के निकट है, ये एक पुरातात्विक स्थल है। और अब ये प्रमाण मिल रहे हैं कि यहां पर एक जल दुर्ग था, 2000 साल पुराना जल दुर्ग था, ठीक है। चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, बीच में किला बना हुआ था। 2400 साल पुराने सिक्के मिले हैं। 4 प्रकार के सिक्के यहां पर मिलते हैं। कौन कौन से सिक्के, तो एक है आहत सिक्के, जो महाजनपद काल में जारी किए जाते थे। आहत सिक्के, आहत का मतलब होता है चोट, ठीक है। तो उनके ऊपर पत्थर से या किसी हथौड़े से चोट की जाती थी और उस चोट से कुछ निशान बन जाता था, तो उसको बोले आहत सिक्के। तो एक है आहत सिक्के, दूसरा है ताम्र सिक्के, तीसरा है जनपदीय सिक्के, और चौथा है सोने के सिक्के, ठीक है। तो तांबा के, सोने के दोनों सिक्के मिले हैं। एक आहत सिक्का महाजनपदी हो गया और एक जनपदीय सिक्के। याद रखने के लिए रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। और यहां से क्या मिला है, एक महत्वपूर्ण चीज इसी खुदाई में यहां से मिलता है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड का टुकड़ा मिला है, ठीक है। क्या बोला मैं, यहां लिख रहा हूं नीचे, इसको याद रखिए, यहां नीचे लिख रहा हूं, ये मिला है अपने को NBTW, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार वेयर मतलब मृदभांड, ठीक है। तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड का टुकड़ा यहां से मिला है। अब ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, लेकिन ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास जानने के बहुत सारे साधनों में से एक है मृदभांड का रंग। मृदभांड किस रंग का है, इससे पता चलता है कि वो जगह किस काल की सभ्यता को दर्शा रही है। उदाहरण के लिए यहां ऊपर बना रहा हूं, इसको देख लेंगे थोड़ा। उदाहरण के लिए लाल व काले मृदभांड, जहां भी लाल और काले मृदभांड मिल रहे हैं वहां पे दर्शाएगा हड़प्पा सभ्यता को। इसको दर्शाएगा हड़प्पा सभ्यता को। जहां पर भी आपको गेरू वर्णीय मृदभांड मिल रहे हैं, गेरू वर्णीय मृदभांड, इसको बोलते हैं ओसीपी, ऑकर कलर पॉटरी। नाम से डरना नहीं है, 2 बार में याद हो जाएगा। ऑकर कलर पोट्री नहीं याद है तो सीधे गेरू वर्णीय मृदभांड। तो गेरू वर्णीय मृदभांड जहां से भी मिला है वो है ताम्र पाषाण काल की बात है, ठीक है। जहां पर तांबा और पत्थर दोनों यूज होता था, जिसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। क्या बोलते हैं, चाल्को मतलब तांबा और लिथिक मतलब पत्थर। तो तांबा और पत्थर, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल जब आया तो कौन से कलर का चलता था उस समय मृदभांड, गेरू वर्णीय, जिसको ओसीपी बोलते हैं कोड वर्ड में। तीसरा, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड। आगे ये इसमें कलर चला गया।
हाँ ठीक है। हाँ सॉरी डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो फिर तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड, इसको बोलते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है? ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। और चौथा है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, इसको बोलते हैं NBPW, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ये संबंधित है मौर्य काल से। देख रहे हो, मौर्य काल से। अब क्या बोलता है? NBPW के मृदभांड टुकड़े मिले हैं। और सिक्के कहां के मिल रहे हैं? ये आहत सिक्के मिल गए महाजनपद काल से। मौर्य काल भी तो महाजनपद काल का ही एक हिस्सा था। ठीक है, तो याद रखेंगे रीवा रायपुर का महत्वपूर्ण स्थल है। 2400 साल पुराने सिक्के मिले हैं। यहाँ पर आहत सिक्के, ताम्र सिक्के, जनपदीय सिक्के और सोने के सिक्के। इसके अलावा जल दुर्ग, क्या मिल गया एक आपको यहाँ से? जल दुर्ग मिला है। ठीक है, जल दुर्ग मिला है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण न्यूज था। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी खबरें थी ऐसी मौखिक बताता हूं। एक विवाद चल रहा है अभी, हिजाब विवाद, है ना? क्या है हिजाब विवाद? तो थोड़ा सा उसके बारे में ये याद रखेंगे अपन कि कर्नाटक की हाई कोर्ट ने कॉलेज में हिजाब पहनने के संबंध में एक निर्णय दिया है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ठीक है, अब यहां पर केवल भारत में हिजाब विवाद नहीं चल रहा है, बल्कि ईरान नाम के देश में भी हिजाब विवाद चल रहा है। बस ये है कि भारत और ईरान अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। भारत में हिजाब पहनने के लिए विवाद चल रहा है और ईरान में हिजाब उतारने के लिए विवाद चल रहा है। क्या घटना हुई थी? तो ईरान में एक लड़की थी जिसको हिजाब थोड़ा सा बाहर निकालने के जुर्म में पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई थी, ऑफिशियल कस्टडी में, सरकारी कस्टडी में। ठीक है, तो उस लड़की का पोस्टर लेके लोग अब हिजाब का विरोध कर रहे हैं, उसको महिलाओं की गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। और हमारे भारत में हिजाब पहनने का संघर्ष चल रहा है। ठीक है, अब देखिए घड़ी की सुई उल्टी हो गई। ईरान एक रूढ़िवादी देश है और भारत एक प्रगतिशील देश है, प्रोग्रेसिव राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। तो आप याद रखेंगे कि हिजाब विवाद जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक के नीचे एक राज्य है, कौन सा राज्य है? लेफ्ट साइड में नीचे, बता सकते हो क्या ये वाला राज्य कौन सा है? ये जो राज्य है इसको बोलते हैं केरल। ठीक है, केरल राज्य। तो केरल राज्य में एक संगठन एक्टिव था जिसका नाम था PFI। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। अब ये PFI के ऊपर हाल ही में बैन लगाया गया है। PFI क्या है? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक प्रकार का चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो इस्लामिक शिक्षा के नाम पे युवाओं को चरमपंथ की तरफ आकर्षित कर रहा था। ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा के उसको बैन किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे स्रोत इस बात को पुष्ट भी करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तो PFI याद रखेंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कहां का है? केरल का है। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अभी पर्सनालिटी का नाम लिख रहा हूं, बताना कौन है वो। लिज ट्रस कौन है, बता सकते हैं क्या? ये है ब्रिटेन की नई PM। ठीक है, लिज ट्रस। लिज ट्रस और ऋषि सुनक का चुनाव हुआ। दोनों कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे और आखिरी राउंड में ऋषि सुनक को हरा के लिज ट्रस जो थी वो ब्रिटेन की PM बनी। अब वहां पर क्या था? ब्रिटेन में अमीरों के ऊपर 45% टैक्स लगाया जाता है। जिसकी आय समथिंग 13 करोड़ से ज्यादा है, उसके वार्षिक 13 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर 45% का टैक्स है। अब लिज ट्रस ने बोला था कि मैं ये टैक्स को खत्म कर दूंगी, लेकिन इस टैक्स को खत्म करने के निर्णय का विरोध हुआ, इस कारण उन्होंने बंद कर दिया। तो ये एक नाम चर्चा में, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स यही खत्म करते हैं।